हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। और मैंने पिछली वीडियो में आपको CSS ग्रिड पढ़ाया था कि CSS के अंदर CSS ग्रिड क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं CSS एनिमेशंस के बारे में। तो एनिमेशंस जो होती हैं वो हमें अलाउ करती हैं स्मूथली हमारे एलिमेंट्स को, जितने भी हमारे वेबसाइट के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं उनका स्टाइल, कलर या फिर उनका फ़ॉन्ट जो है चेंज करने के लिए, या हमारे किसी भी एलिमेंट को एनिमेट करने के लिए एनिमेशंस का यूज़ होता है। एंड हमने पीछे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी लाइक ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन। एनिमेशंस जो है उनका ही एक नेक्स्ट लेवल होता है। एनिमेशंस को हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन जो हैं वो दोनों भी एक तरीके के एनिमेशंस हैं CSS के अंदर। लेकिन उन दोनों से ज़्यादा प्रीफर किया जाता है वो एनिमेशंस को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वेबसाइट जो है अलग ही लुक देती है जब हम उसके ऊपर कुछ भी एनिमेशंस अप्लाई करते हैं। तो मैं एनिमेशंस का आपको कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ। एनिमेशंस हम किस तरीके से जनरेट करते हैं। सबसे पहले हमें एनिमेशंस जो है क्रिएट करने के लिए अपने वेबसाइट के ऊपर हमें एक टेम्पलेट बनाना होता है। और वो टेम्पलेट किस तरीके से बनता है, सबसे पहले हम लिखते हैं @ एंड देन की फ्रेम्स, और उसके बाद हम लिखते हैं अपने एनिमेशन का नाम। और ये नाम कुछ भी हो सकता है, ABC हो सकता है, CSS हो सकता है। मैंने यहाँ पर फ़िलहाल ABC लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अपनी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी लिखते हैं, लाइक हमने फ़ॉन्ट साइज़ लिख दिया, कलर लिख दिया, जो मर्जी हम वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपनी फाइनल पोजीशन एंड देन अगेन कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर भी हम अपनी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये हमारा कुछ टेम्पलेट होता है एनिमेशंस को रन करने के लिए। उसके बाद सिर्फ टेम्पलेट बनाने से काम नहीं चलता। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें CSS एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है। अब वो प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से लिखते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रॉपर्टीज़ में एनिमेशन नेम आता है, एनिमेशन ड्यूरेशन आती है कि हम एनिमेशन जो है कितनी देर तक चलाना चाहते हैं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन आता है, एनिमेशन डिले आता है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS एनिमेशंस की जो हम अप्लाई करते हैं अपने टेम्पलेट के ऊपर, या जो जिस भी एलिमेंट के ऊपर हम एनिमेशन जो है लगाना चाहते हैं उसके ऊपर हम एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ का जो है यूज़ करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं सारी चीज़ों को, और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। एनिमेशंस मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डिव बना लिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ CSS एनिमेशंस। ओके, इसको मैं थोड़ा सा जो है स्टाइल दे देता हूँ, इनलाइन स्टाइल। लाइक मैं यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ रेड। विड्थ हाइट एंड एक मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये हमारा डिव जो है क्रिएट हो चुका है कुछ इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे style.css के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले हम अपना की फ्रेम बनाएंगे। @ की फ्रेम लिखेंगे, और बाय द वे की फ्रेम नहीं होता, ये की फ्रेम्स होता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अपने एनिमेशन का नाम, लाइक हम यहाँ पर लिख देते हैं फ़ॉन्ट एनिमेशन। हम अपने फ़ॉन्ट के ऊपर जो है एनिमेशन जो है अप्लाई करेंगे, फ़ॉन्ट एनिमेशन। और फ्रॉम फ़ॉन्ट साइज, मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ लिखूँगा, लाइक क्या लिखूँ, लाइक 20 पिक्सल लिख देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और 20 पिक्सल से हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ कितना इंक्रीज़ करेंगे, हम इंक्रीज़ करेंगे 60 पिक्सल तक। कुछ भी लिख सकते हैं आप, 40 पिक्सल, या छोटा भी कर सकते हैं, 20 से 2 पिक्सल भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर अपना जो है, जो ये हमारी डिव है, डिव के ऊपर हम स्टाइलिंग करेंगे। डिव हम जितनी हमने इनलाइन स्टाइल करी है हम उसको यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ जो है सेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एनिमेशन का नेम। एनिमेशन नेम हमारा क्या था, फ़ॉन्ट एनिमेशन। इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। फिर फ़ॉन्ट एनिमेशन, एनिमेशन नेम के बाद एनिमेशन ड्यूरेशन। ये सब चीज़ें मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, एनिमेशन ड्यूरेशन वगैरह क्या होता है, तो बताने की नीड नहीं है। लाइक मैं यहाँ पर 2 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद हमारी अगली एनिमेशन के अंदर प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। लाइक मैं इसको कर देता हूँ ईज इन, एंड उसके बाद हमारा आता है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले लाइक हम नहीं चाहते, 0 सेकंड का भी डिले नहीं हम चाहते। उसके बाद एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ये मैंने आपको नहीं बताया तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि एनिमेशन आइट्रेशन काउंट क्या होता है, कि हमारा एनिमेशन कितनी बार चलेगा। इनफाइनाइट टाइम्स चलाना चाहते हैं, 3 बार चलाना चाहते हैं, 10 बार चलाना चाहते हैं, लाइक मैं 4 बार चलाना चाहता हूँ अपना एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। उसके बाद एनिमेशन डायरेक्शन, कि हम एनिमेशन की डायरेक्शन क्या रखना चाहते हैं, लाइक हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, रिवर्स रखना चाहते हैं, या क्या रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लाइक अल्टरनेट कर देता हूँ, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। एंड फ़िलहाल हमारी एनिमेशंस कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको सेव करूँगा, इसको भी सेव करूँगा, और अब मैं अपना जाकर आउटपुट देखूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया, हमारा जो टेक्स्ट था, जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ था, वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कम से ज़्यादा हो रहा है, 20 पिक्सल से 60 पिक्सल तक बढ़ रहा है। और वो कितनी बार बढ़ रहा है, हमने यहाँ पर काउंट कितना दिया था, हमने यहाँ पर काउंट दिया था 4 बार। तो ये 4 बार ही हमारा जो है काउंट लेगा, 4 बार ही एनिमेशन दिखाएगा। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये हमारा 1 बार हुआ, 2 बार, ये जो 1 बार आता है 1 बार जाता है, तो टोटल कितनी 2 बार का मतलब है टोटल कितनी बार हुआ, 4 बार। तो इस तरीके से इन्हें 4 बार एनिमेट किया। तो इस तरीके से हम अपने एनिमेशंस को जो है यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग और अमेजिंग दिखा सकते हैं। अब एनिमेशन का एक शॉर्ट हैंड भी होता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारे के सारे एनिमेशंस लिखे हैं, अब हम एक एक करके सारे एनिमेशंस तो लिखेंगे नहीं, तो इसका एक शॉर्ट हैंड होता है। तो मैं फ़िलहाल इन सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक अपना शॉर्ट हैंड लिखता हूँ, जिसके अंदर हम लिखते हैं खाली एनिमेशन, और उसके बाद सबसे पहले हम अपने एनिमेशन का नेम लिखते हैं। एनिमेशन का नेम लाइक फ़ॉन्ट एनिमेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर फ़ॉन्ट एनिमेशन लिखेंगे, नो कोमा नथिंग। उसके बाद हम ड्यूरेशन लिखेंगे, ड्यूरेशन लाइक 2 सेकेंड। उसके बाद हम टाइमिंग फंक्शन लिखेंगे, ईज़ इन, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे अपना डिले। डिले हमें चाहिए 0 सेकेंड का। उसके बाद हम अपना काउंट लिखेंगे, काउंट हम इस बार 3 कर देते हैं या फिर 6 कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन हम कर देते हैं नॉर्मल। इस बार हमने अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर दिया तो टू नॉर्मल। ओके, अब हम Ctrl+S करेंगे और जैसे ही जाके अपना आउटपुट देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिली है। देखते हैं क्यों। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0 को हमें लिखना पड़ेगा 0 सेकंड, क्योंकि हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ यूज़ कर रहे हैं। एंड देन अब हम आकर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है अपना एनिमेशन जो है शो कर मतलब दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना शॉर्ट हैंड जो है यूज़ कर सकते हैं। जो हमने पहले इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी और अब हमने एक ही लाइन में अपना पूरा कोड लिख दिया है, तो वो दोनों सेम बात है। तो इस तरीके से हम अपनी CSS एनिमेशंस को जो है यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर। अब CSS एनिमेशंस के बाद जो हम आगे टॉपिक की बात करने वाले हैं, उसका नाम है मीडिया क्वेरीज़। अब मीडिया क्वेरीज़ क्या काम करती हैं, किस लिए यूज़ की जाती हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो मीडिया क्वेरीज़ का जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, या वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, वो किस लिए अप्लाई की जाती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, उनका यूसेज होता है हमारी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रेस्पॉन्सिव का मतलब आपको पता होगा कि आप अपनी वेबसाइट टैबलेट के अंदर देखते हैं, फ़ोन के अंदर भी चलाते हैं, स्मार्टफोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर भी चलाते हैं। तो स्क्रीन का जो है एक कंपैटिबल साइज़ होता है हर एक स्क्रीन साइज़ के लिए। तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम CSS के अंदर, मीडिया क्वेरीज़ का। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना एनिमेशंस हटा देता हूँ।
क्योंकि एनिमेशंस हमें आउटपुट देखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेंगी। इस वजह से मैंने यहाँ से क्या किया, एनिमेशन हटा दी। अब मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा, अपनी मीडिया क्वेरी, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस, और पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। फ़िलहाल हमारा ये आउटपुट है और हम इसको किसी भी विड्थ पर, किसी भी हाइट पर देख लें, हमें सेम आउटपुट दिखाई देगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी अप्लाई करेंगे। मीडिया क्वेरी अप्लाई करने का सिंटैक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम लिखते हैं @ एंड मीडिया। उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि हम किस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज देखना चाहते हैं। लाइक मैं विड्थ के अंदर चेंज देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लाइक 400 पिक्सल लिख देता हूँ एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने एलिमेंट का नाम लिखूँगा, जिस एलिमेंट के अंदर मैं चेंज देखना चाहता हूँ। मैं अपने डिव के अंदर चेंज देखना चाहता हूँ। वैसे भी हमारा एक ही एलिमेंट है पूरे वेब पेज के ऊपर। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर रेड से कैसा हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू। कंट्रोल एस करूँगा, index.html को भी सेव करूँगा और अपने आउटपुट के ऊपर आ जाऊँगा। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, मुझे यहाँ पर कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे चेंज कब देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही मेरी स्क्रीन का साइज़ 400 पिक्सल हो जाएगा। लाइक यहाँ पर जब भी हम अपना इंस्पेक्ट मोड खोलते हैं, तो जैसे ही हम इसको रीसेट करते हैं तो ऊपर हमें हाइट और विड्थ दिखाई देती है। जैसे फ़िलहाल इसकी विड्थ है 1000 के करीब और हाइट है 729 पिक्सल के करीब। तो मैं इसको 400 पिक्सल तक ले जाता हूँ, लाइक एग्जैक्टली 400 पिक्सल। जैसे ही एग्जैक्टली 400 पिक्सल पर मैं इसकी विड्थ ले आया पेज की, तो हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अब हम किसी भी स्क्रीन साइज पर इस पेज को देखेंगे, इस वेब पेज को देखेंगे, तो अगर उसकी स्क्रीन साइज़ की जो विड्थ है वो 400 पिक्सल होगी, तो हमें बैकग्राउंड कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। क्योंकि हमने 400 पिक्सल पर इसका कलर कैसा सेट कर रखा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट कर रखा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मिनिमम विड्थ भी लिख सकता हूँ, मिनिमम विड्थ, कंट्रोल एस। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और अगर मैं 400 से नीचे ले जाऊँगा, 400 पिक्सल से जैसे ही नीचे ले जाऊँगा, तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, रेड। और जैसे ही 400 पिक्सल से मैं ऊपर जाऊँगा, तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा, ग्रीन। मतलब मिनिमम 400 पिक्सल। और अगर जो मैं इसको कर दूँ मैक्सिमम 400 पिक्सल, तो मैक्सिमम 400 पिक्सल का मतलब क्या रहेगा कि सिर्फ 400 पिक्सल तक, ओनली फॉर 400 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। जैसे ही 400 पिक्सल से पार हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मीडिया क्वेरीज को जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर और अपने वेब पेज को रेस्पॉन्सिवनेस दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड फ़िलहाल मैंने आपको CSS के सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और बचता है जिसको हम बोलते हैं Z इंडेक्स। Z इंडेक्स क्या बोलता है, ये डिसाइड करता है स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट्स। लाइक आपका कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट को ओवरलैप करना चाहता है, एक एलिमेंट नीचे आएगा, एक एलिमेंट ऊपर आएगा, तो वो सब हम किसकी मदद से करते हैं, Z इंडेक्स की मदद से करते हैं। Z इंडेक्स की वैल्यू हम ऑटो कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। बस यही Z इंडेक्स का वर्क होता है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं CSS के अंदर। मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, एनिमेशंस, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, फ्लैक्स बॉक्स और CSS ग्रिड, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, कलर प्रॉपर्टीज़, कलर सिस्टम्स एंड नाउ मीडिया क्वेरीज एंड एनिमेशंस, सब प्रॉपर्टीज़ आपकी कवर हो चुकी हैं। यहाँ पर CSS का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।